बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे नए चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब भी क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी की तरह पावर हिटर साबित हुए हैं और उन्होंने आते ही सिंगल डबल लेने की बजाय फौरी तौर पे चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा खड़ाक हुआ है। और खड़ाक ये है कि वो जो हमारे 6 ख़तबाज जज थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एक डिवीज़न थी उसे ख़त्म करने के लिए, दरार को ख़त्म करने के लिए कुछ अहम फ़ैसले भी लिए और इसके अलावा इंतज़ामी सतह पर SOPs को नाफिज करते हुए ये सख्त हदायत जारी की हैं कि आइंदा किसी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनके हुक्म पे एक बड़ी अहम शख्सियत को फौरी तौर पे ओहदे से हटाया भी गया है। वो शख्सियत कौन है और ये अहकामात क्या हैं, ये तमाम तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन आप दोस्तों से पहले दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। याहिया अफरीदी साहब चूँकि वो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पे थे और 2 जज साहिबान को सुपरसीड करके उन्हें चीफ जस्टिस नामज़द किया गया। फिर उसके बाद उनकी हलफ बर्दारी भी हुई और हमने ये देखा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दौर में अदलिया में जो दरार थी वो दरार ख़त्म होती हुई दिखाई दी और तमाम जज साहिबान जो कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रेफरेंस में शरीक नहीं थे वो भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। फिर याहिया अफरीदी साहब ने जैसे ही चीफ जस्टिस का चैम्बर संभाला तो उस सबसे पहला जो हुक्म था वो था जजिस कमेटी की तश्कील नू। और यह भी इसीलिए ज़रूरी था कि मंसूर अली शाह साहब और काजी फ़ायज़ ईसा साहब के माबैन जो इख्तलाफात की पहली बड़ी वजह थी वो जजिस कमेटी में मुनीब अख्तर को निकाल कर अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल करना था। चूँकि वो जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस जारी किया था उस आर्डीनेंस की बुनियाद पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये इकदाम उठाया था, जिस पर मंसूर अली शाह साहब को एतराज़ था। उन्होंने कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया, बेंचों में बैठने से इनकार किया, तो ये वजह तनाज़ा था। अब याहिया अफरीदी साहब ने साबका कमेटी को नए आर्डीनेंस की रोशनी में बहाल कर दिया है और फिर उसके बाद कमेटी की एक मीटिंग भी हुई। कमेटी की मीटिंग के बाद 2 हफ्तों के लिए 8 बेंच कायम किए गए, लेकिन आइनी मुकदमात जो हैं वो किसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगे, क्योंकि नई आइनी तरामीम के बाद आइनी मुकदमात की समाअत के लिए आइनी बेंच कायम होगा और बेंच की तश्कील भी इस वक्त जो है वो एक उसमें भी कुछ आइनी और कानूनी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि आइनी तरामीम जो 26वीं आइनी तरामीम हुई हैं इनमें कुछ सुकम मौजूद हैं, तो जब तक वो दूर नहीं होंगे तो आइनी बेंच की तश्कील भी मुमकिन नहीं होगी। जैसे कि कानून के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर करना है, लेकिन जुडिशल कमीशन जो है उसमें चीफ जस्टिस सरबराह के तौर पे मौजूद हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान उसका हिस्सा हैं और आइनी बेंच के जो सीनियर मेंबर हैं यानी कि उसको जो प्रिजाइड करेंगे वो इसका हिस्सा होंगे। लेकिन अभी तक तो आइनी बेंच बना ही नहीं है, तो ये जो जुडिशल कमीशन होगा ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक वजह है मौजूद। अब देखें कि इसको कैसे जो है वो इसका हल निकाला जाता है, या कि फिर सिर्फ इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत जो है वो 27वीं आइनी तरमीम लेके आती है। कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाता है ये तो आने वाले दिनों में चीज़ सामने आएगी। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस जो बुनियादी अहकामात जारी किए हैं उसमें एक तो उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से गफलत का मुजाहरा करने पर वो जो सुप्रीम कोर्ट के SP सिक्योरिटी हैं उनको फौरी तौर पे उनके ओहदे से हटाया है और उनकी जगह पे नए जो SP सिक्योरिटी हैं वो तैनात में। वजह ये थी कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तो वहाँ पे एक यूट्यूबर साहब हैं, आप यूट्यूबर आप समझ सकते हैं, उन्होंने उनसे बग़ैर इजाज़त लिए उनकी तस्वीर बनाई, जिस पर ज़ाहिर है उन्होंने माइंड किया। और वैसे भी याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मीडिया पर्सनस और स्पेशली यूट्यूबर्स वगैरह से जो है वो एक डिस्टेंस बरकरार रखते हैं और वो इनके साथ ज़्यादा गपशप भी नहीं करते। मुख्तलिफ़ तकरीबात जैसे कि अगर
किसी जज साहब के एजाज़ में कोई तकरीब रखी गई हो, हलफ बर्दारी का मामला हो या कोई और फंक्शन हो कि जहाँ पे यूट्यूबर्स या मीडिया पर्सन जो हैं वो जजेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अभी जब हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हो रही थी तो उस वक़्त भी ये देखा गया कि सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ़ जज साहिबान के साथ जो है इंटरेक्शन किया, गपशप हुई, सवाल जवाब भी हुए और उनकी ख़बरें भी बाहर आई। लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो अमूमी तौर पे इस तरह सहाफ़ियों के साथ जो है इंटरेक्शन नहीं करते, वो एक फ़ासला जो है वो हमेशा बरकरार रखते हैं। तो ज़राए के मुताबिक जब ये मामला पेश आया कि जब वो नमाज़ अदा कर रहे थे, फिर उसके बाद जैसे ही फ़ारग हुए तो तस्वीर एक यूट्यूबर ने बनाई, तो इस पर उन्होंने जो स्टाफ था सुप्रीम कोर्ट का उनसे दरियाफ़्त किया कि एसपी सिक्योरिटी साहब किधर हैं। तो उन्हें बताया गया कि जी वो तो किसी ज़रूरी काम से गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी वो अपनी ड्यूटी करने की बजाय और कौन सा उनको ज़रूरी काम है, तो लिहाजा अगर कोई ऐसा बंदा जो कि अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें फौरी तौर पर तब्दील किया गया और नए एसपी सिक्योरिटी साहब जो हैं उनको तैनात किया गया है। इस मामले पे चीफ जस्टिस साहब ने सख्त नोटिस लिया है और इस पर उन्होंने वो स्टाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का उसे भी हदायत जारी की हैं। एक तो उन पर बड़ा वाज़े कर दिया है कि आइंदा किसी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साइलिन के साथ रवैया जो है वो भी बहुत जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए और उनका बद्दत वाला रवैया होना चाहिए, ना कि किसी पर रोब डाला जाए। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि दौरान ड्यूटी मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली आप जो है वो अपने काम से जो है वो रूगर्दानी कर रहे होंगे, तो लिहाजा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह के कुछ और इंतज़ामी अहकाम जारी किए गए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग की इस वक्त जो फैसिलिटी है वो सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में है। तो उन्होंने कहा है कि दीगर जो कमरा अदालत हैं वहाँ पर भी इसे एक्सपेंड किया जाए और इस हवाले से IT डिपार्टमेंट को हदायत जारी की गई हैं। अब वो इस पर मुफस्सल रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश करेंगे। इस हवाले से ये इंतज़ामी अहकाम जो हैं लिए गए हैं। लेकिन जो असल ख़बर है वो एक तो ATC की जो तमाम अदालतें हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं, उनके जज साहिबान की एक जो मीटिंग है वो तलब की गई है जो 7 नवंबर को होगी। और इसके अलावा आपको पता ही है कि पीर वाले दिन कल जो है फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है जिसमें तमाम जज साहिबान शिरकत करेंगे। वैसे अब देखें कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दौर में एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी और मेरा ख्याल है कि उससे पहले शायद 4 साल पहले फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी। अब याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, तो अभी तो यही लग रहा है कि इस फुल कोर्ट मीटिंग का मकसद जो है वो जज साहिबान के माबैन जो इख्तलाफात थे उनको दूर करना है और मिलकर आगे चलने के अज़म का इयादा करना मकसूद होगा। बाकी देखें कि इसमें और क्या मामला जो है वो ज़ेरे बहस आते हैं। लेकिन ATC अदालतों के जज साहिबान का जो इजलास बुलाया गया है ये बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि आप हालिया दिनों में देखें कि 9 मई 2023 के बाद 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके मुकदमात के हवाले से फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वजह क्या है? वजह वो बार बार ये बात करते हैं कि 9 मई को जिन्होंने फ़ौज पर हमला किया, फ़ौजी तनसीबात पर अटैक किए और ये सोचा समझा मंसूबा था, उन ज़िम्मेदारान मुल्ज़मान उनके जो सहूलतकार हैं, उनके मास्टर माइंड्स हैं, आलाकार हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं आ रहे, अदालतें उनको सज़ाएँ नहीं दे रही। कितनी बार ये बात जो है बार बार DG ISPR की तरफ से की गई और कई एक मौक़ों पे आर्मी चीफ साहब ने भी इस बात का इजहार किया। अब चूँकि ये सारे के सारे केस जो हैं वो ATC अदालतों में चलते हैं, 9 मई वाले तमाम तकरीबन केस, और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों की तरफ से फ़ैसले नहीं आ रहे, तो याहिया अफरीदी साहब ने जो पहला अहम इजलास कॉल किया है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जज साहिबान का है और उन्हें कहा गया है कि वो एक तमाम अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी साथ लेके आएँ। और इस इजलास का जो टॉप ऑफ एजेंडा होगा वो मेरा ख्याल है कि यही होगा कि आपने कितने केसेस की समाअत की और उनके फ़ैसले जो है सुनाए गए और कितने केसेस पेंडिंग हैं और क्यों पेंडिंग है। और क्योंकि ये जो खुसूसी अदालतें होती हैं ना, इन्होंने भी मेरा ख्याल है कि केस का जो फ़ैसला है वो 3-4 माह के अंदर अंदर करना होता है, लेकिन होता ही नहीं है ऐसे। अब उसकी वजूहात जो हैं चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएंगी और हो सकता है कि इस इजलास में वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाए जो कि दूसरे अदारे के हैं। और इसी तरह
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है कि जो सिर्फ जजिस के हवाले से अगर कार्रवाई करनी हो तो वहाँ पे की जा सकती है। मतलब अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई मिसकंडक्ट का मामला है, अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई बदनवानी का मामला है, अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई भी किसी किस्म की शिकायत है, तो उसका जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाहद फोरम है। क्योंकि अगर किसी जज का तकर्रुर हो जाए तो उसे आप एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बरतरफ नहीं कर सकते। अब देखें कि अभी हुकूमत की तरफ से भी बाज़ जजिस के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, उनकी कारकर्दगी पर भी और उनके फ़ैसलों पर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और बहुत सारे लोगों की तरफ से डिमांड्स की जाती रही कि मुख्तलिफ जज साहिबान जो हैं उनके नाम लेके कहा गया कि जी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, आपको अपने ओहदों से रिज़ाइन करना चाहिए। तो लेकिन उनके ख़िलाफ़ हुकूमत की सतह पे या एग्जेक्टिव की सतह से कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ऐसा कानून ही नहीं है कि उनके खिलाफ की कार्रवाई की जा सके। कार्रवाई करने के लिए सिर्फ एक ही फोरम है, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। या तो फिर ये है कि जज साहब खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, जैसे कि इजाज़ुल हसन साहब इस्तीफ़ा दे के चले गए थे और मुज़ाहर नकवी साहब ने वैसे इस्तीफ़ा दिया था लेकिन उनको भागने नहीं दिया गया था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनके मुस्ताफ़ी होने के बावजूद उन्हें तलब किया था और ये फ़ैसला किया था कि चूँकि आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और तकरीबन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो हतमी मराहल में है, तो ऐसे वक्त में आप इस्तीफ़ा दे के भी जाएँ तो तब भी आपके ख़िलाफ़ जो है राय दी जाएगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फ़ैसला होता है वो एक राय की हैसियत होती है, लेकिन उस पर अमल दरामद लाजमी किया जाता है, चूँकि वो एक सिफारिश की सूरत में सदर ममलिकत के पास जाती है और सदर ममलिकत ने उस पर जो है अहकामात जारी करने होते हैं। क्योंकि जज साहिबान की अपॉइंटमेंट भी सदर ममलिकत ही करते हैं और अगर उन्हें फारिग करना हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात की रोशनी में तो वो भी सदर ममलिकत ही कर सकते हैं। तो जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनकी बरतरफी के अहकामात सदर ममलिकत ने जारी किए थे और आज मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो अपने नाम के साथ ना तो साबिक जज लगा सकते हैं, जस्टिस लगा सकते हैं, और ना ही उन्हें किसी किस्म की साबिक जज के तौर पे पेंशन या मराहत मिल रही हैं। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का इस वक्त मकसद क्या हो सकता है? एक तो जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उनका माजी में जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है। ये जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस ख़त लिखा था और इस ख़त पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 7 रुकनी बेंच कायम किया और इस पर कार्रवाई का आगाज़ जब किया था तो याहिया अफरीदी साहब भी इस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब का कहना था कि 184(3) ये जो अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार है इसका इस्तेमाल हाई कोर्ट के मामले पे नहीं होना चाहिए, और उनका ये भी ख्याल था कि आइन जो है वो जज साहिबान को एम्पावर करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान ने अज़ खुद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, तो ये एक तरह से उनकी कमज़ोरी को भी ज़ाहिर करता है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे तो इसलिए वो इससे अलग भी हुए, और इसी तरह इससे पहले भी 184(3) के मामले पर भी उनका एक मौक़िफ़ है। आपको याद होगा कि 2018 में जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तो उस वक़्त साकिब निसार साहब ने एक अज़ खुद नोटिस लिया और इनकी अपॉइंटमेंट के अगले ही दिन इन्हें अपने साथ 3 रुकनी बेंच में शामिल कर लिया। तो इन्होंने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा जी ये जो अज़ खुद नोटिस वाला मामला है इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो इन्होंने उनके साथ वहाँ बैठने से इनकार किया था, जिस वजह से साकिब निसार साहब इनसे नाराज़ भी हुए थे। और ये जो 2022 में इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद लॉन्ग मार्च किया गया था पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ, आपको याद होगा कि उस वक़्त जनाब बंदयाल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस थे और अदालत के हुक्म पर तहरीक इंसाफ को जो है वो इजाज़त दी गई थी और इन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि जी हम किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे और कानून को हाथ में नहीं लेंगे, और एक यकीन दहानी जो करवाई थी फिर उस पर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया था, उस पर पूरा नहीं उतरे थे। और बाद हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और इस
मामले पर, यानी कि जो हुकूमत की दरख्वास्त थी उसकी समाअत के लिए जो बेंच बनाया गया था उसका हिस्सा भी याहिया अफरीदी साहब थे। और याहिया अफरीदी साहब ने उस वक़्त अपने दीगर जो 4 जज साहिबान से उनसे इख्तलाफ किया था। दीगर 4 जज साहिबान जिनमें जनाब बंदियाल साहब और दीगर उनका वो जो हम ख्याल ग्रुप था, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किसी किस्म की या इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि इन्होंने वादा खिलाफ़ी की है, तो लिहाजा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। अब ये बातें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि याहिया अफरीदी साहब का बाज़ मामलात के हवाले से बड़ा क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, और 6 जजिस के ख़त पर तो बहुत ही क्लियर था कि वो जज साहिबान खुद क्यों नहीं कार्रवाई उन्होंने की। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का जो मकसद हो सकता है वो तो फिर यही है कि इन जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है, या कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो पेंडिंग शिकायत हैं उनका जायज़ा लिया जा सकता है। तो 8 नवंबर का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उस दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह डिसाइड करना है कि किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है, चूँकि होता तो जजों के ख़िलाफ़ मामला वहाँ पे डिस्कस है। तो मुझे ये लग रहा है वैसे कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने ये ठान ली है कि हमने अदलिया से ये जो सहूलतकारी है ना इसका ख़ात्मा करना है, और अगर किसी जज ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया है तो फिर उन्हें उसको साबित भी करना है, क्योंकि बिल्कुल एक अदालत की तरह जुडिशल कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो किसी को तलब भी कर सकते हैं, और अगर उन्हें किसी की मामनत चाहिए तो वो मामनत भी ली जा सकती है। तो अब देखें कि असल में माजरा किस तरफ जाता है, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का मकसद किसी एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो नहीं ना हो सकता, वो तो आप अदालत की तरफ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो जजेस का मामला ही जो है वो अपना सामने आएगा, उसी पर ही कार्रवाई की जा सकती है। तो फिर 6 जज ये हैं, और उसके अलावा वैसे शहजाद अहमद गीबा साहब के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस पड़ा है, बाकी भी कुछ 100 से ज़ायद रेफरेंस है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। तो ये कार्रवाई का आगाज़ कहाँ से किया जाता है ये 8 तारीख को पता चलेगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।